आइए मेरे दोस्त, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर का रिवीजन, जो कैरी करता है बेटा 5 से ले जो 0 से लेके 5 मार्क्स। ठीक है, तो सर इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए, लेकिन सर 5 मार्क्स का आ भी सकता है। तो जहां तक मेरी एनालिसिस है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे 3 मार्क का आपको दे सकता है। आइएगा, यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे लॉ का मतलब क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ लॉ क्या है इन इंडियन लीगल सिस्टम में, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कैसे होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर रेगुलेटरी बॉडी और मिनिस्ट्री पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक मिनिस्ट्री दी है जो सीए के कोर्स के लिए जरूरी है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, एमसीए क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, आईबीबीआई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या होते हैं। डन। तो आ जाइए, छोटा सा चैप्टर है, हम जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। पहला जो बेटा कंसेप्ट है इसमें ये निकल के आता है कि व्हाट इज लॉ। ठीक है, तो लॉ का मतलब होता है बेटा set of rule which control the behavior of a person, protect right, property or a person with a view to secure justice, peaceful living and social security। यानी किसी भी लॉ को बनाने के लिए बेटा ये 3 चीजें होती है। लॉ, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी पर्सन का बिहेवियर, ठीक है, और प्रॉपर्टी के राइट, ठीक है, और प्रॉपर्टी को इस व्यू के साथ कि हम जस्टिस सिक्योर कर सकें, पीसफुल लिविंग कर सकें और सोशल सिक्योरिटी कर सकें। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, यानी हम लॉ को कहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो बेटा मेन सोर्स जो है लॉ का वो कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो मेन सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आप लॉ को पिकअप कर सकते हो, यानी आपको कोई भी लॉ बनाना है तो उसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। देन बेटा स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, कोई पुराने डिसीजन से आप पिकअप कर सकते हो, जुडिशियल डिसीजन से, और इन सम केसेस जो स्टैब्लिश कस्टम है, यानी पुराने पुराने जो कस्टम है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, आप उससे भी लॉ को उठा सकते हो कि पुराने टाइम में क्या होता था। देखिएगा, यू मस्ट बी अवेयर दैट देयर इज ए parliamentary democracy, we have a constitution which is the basis of sources of law and we elect our representative। हम पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो लॉ बनाते हैं बेटा, और इन देयर स्टेट असेंबली में भी वो लॉ बनाते हैं। सो द पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई थ्रू आउट द कंट्री वेयर एज द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन विद इन द बोर्ड। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेशन के लॉ होते हैं बेटा वो विद इन स्टेट अप्लाई होंगे, और जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे सेंट्रल लेवल पे अप्लाई होते हैं। आइएगा, इससे आपको ये समझ में आया कि सेंट्रल लेवल पे भी लॉ बनते हैं और स्टेट लेवल पे भी लॉ बनते हैं। अब बात आ जाती है लॉ के अंदर, पहले हमने पढ़ लिया लॉ क्या होता है, उसके बाद बात आ जाती है कि सर एक्ट क्या होता है। डन। लॉ, लॉ का मतलब हो गया ये ब्रॉडर टर्म, और एक्ट का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा लॉ से नैरो टर्म है। ठीक है, तो लॉ के अंदर बहुत सारे एक्ट हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग एक्ट बनाते हैं। देखिएगा, ठीक है, इसका मतलब है रूल एंड रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, प्रोविजन विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फर्स्टली बाय पासिंग इट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पहले हम ड्राफ्ट बनाते हैं जिस भी रिलेशन में हमें लॉ बनाना है, जैसे अभी आपका एनआरसी आया था, अगर आप पीछे जाओ तो, है ना, देखिएगा, तो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फोर्स करे जाते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। फिर उसकी प्रेसिडेंट की हमें एसेंट लेनी होती है इनके ऊपर, देन ऑफिशियल गजट में इन्हें डालना होता है। ऑफिशियल गजट में डालने के बाद जो हमारा ड्राफ्ट होता है वो अब हमारा एक्ट बन जाता है। फिर हम उसको बेटा, अब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कंप्लाई करेगा इस एक्ट को। नाउ हर बंदा जो इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया का अगर हमने लॉ बनाया है तो हर वो बंदा जो इंडिया के अंदर है वो अबाइड है अब इस एक्ट से। आगे आ जाइए, ठीक है। लॉ को बेटा हम कैसे डिवाइड करते हैं, देखना, हाउ द लॉ इज डिवाइडेड इन इंडिया। लॉ होता है, लॉ के अंदर एक्ट आता है, एक्ट के अंदर सेक्शन आते हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, सब क्लॉज आता है। तो इसको मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको अगर ये पढ़ना है, देखिएगा, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको प्रोनाउंस आपको ऐसे करना है, हमेशा हम बेटा बैकवर्ड पढ़ते हैं, हम बोलेंगे सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आप हमेशा डीप में जाके फिर वापस से ऊपर ऊपर आके लॉ को, जितने भी लॉ हैं हमारे उनको पढ़ोगे, यानी प्रोविजन को अगर आपको रेफर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है बेटा, सेवरल ब्रांचेस है लॉ के, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ वो हो गए जो बेटा बाहर के होते हैं, वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो विद इन इंडिया बनते हैं। ये प्रोसेस है लॉ मेकिंग की जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ऑफिशियल गजट में डालना, ड्राफ्ट बनना, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। डन। आ जाइए आगे, ठीक है। अब हम आ रहे हैं बेटा अगले कंसेप्ट पे जो बात करता है कि टाइप ऑफ लॉ कौन कौन से है। तो लॉ को बेटा हमने 3 भागों में बांटा है हमारे इंडिया के अंदर, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ।
सिविल लॉ है बेटा बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, ठीक है, ये दोनों सेम एक जैसे ही हैं, लेकिन कंपनी लॉ क्योंकि बड़ा है इसलिए हम अलग से बोल देते हैं कि कंपनी लॉ है। बिजनेस लॉ को बेटा हम मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जैसे बोनस एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गई, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, तो ये सब बिजनेस लॉ में आते हैं। सर क्रिमिनल लॉ में क्या आते हैं सर, ये रिलेटेड टू क्राइम होते हैं, यहाँ पे सीरियस नेचर के क्राइम कवर्ड हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, जहाँ पे हमारी सजा आईपीसी में दी गई है। कॉमन लॉ कौन होते हैं बेटा, इन दोनों को छोड़कर कॉमन लॉ वो पुराने डिसीजन है हमारे, वो प्रीसिडेंट है, प्रीसिडेंट का मतलब होता है पुराने डिसीजन जिनको हम एज ए लॉ डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो ऑफ लॉ ऑफ द लैंड बने हुए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नया लैटिन वर्ड आता है स्टेयर डिसाइसिस, जिसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। तो यही इसी से हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि ऑलरेडी अगर इस बेसिस पे हमारे लॉ बने हुए हैं, अगर ऑलरेडी इस बेसिस पे हमारे लॉ बने हुए हैं तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है बेटा हम उस बेसिस पे ही डिसीजन दे सकते हैं। तो ये पुराने डिसीजन हो गए, आप इनको ये भी कॉमन लॉ को ये भी बोल सकते हो कि सर ये हमारे ओल्ड डिसीजंस हैं, ये क्या है हमारे ओल्ड डिसीजंस हैं। डन, आगे आ जाइए। फिर मेरे को पढ़ाना है आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसमें बेटा दो लैटिन वर्ड हैं, एक तो है नोमो जुडिस इन कासस हुआ, जिसका मतलब होता है कि आप किसी को अपने ही केस में जज नहीं बना सकते, ये रूल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बन जाएगा। यानी अगर किसी का केस है, मान लेते हैं कि एक कोई पुलिसमैन है या कोई हमारे एडवोकेट साहब हैं, अगर उनका कोई केस हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में लगता है, कोई डिस्प्यूट जाता है, तो आप उनको ही उस केस में जज नहीं बना सकते, आप किसी अदर पर्सन को वहाँ पे डिसाइड करने के लिए रखोगे कि वो उनका केस लड़े और रिप्रेजेंट करे। अगला लैटिन वर्ड है बेटा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में औदी अल्तरम पात्रम, इसका मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी को हमें बोलने का मौका देना है, यहाँ पे हमने सामने वाली पार्टी को हियरिंग का मौका देना है, यानी उसे भी आपको सुनना है। सिर्फ एक तरफा डिसीजन आप नहीं दे सकते, यानी एक पक्ष को सुनकर आप डिसीजन नहीं दे सकते, आपको दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा। लास्ट है रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब है कि नेचुरल जस्टिस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में काम करता है कि अगर आप कोई भी डिसीजन दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। अच्छा अब देख लेते हैं, देखना जजमेंट ओवरराइड कर सकती है कॉमन लॉ को। अगर कोई जजमेंट आ रही है, यानी मान लीजिए कॉमन लॉ यानी कोई पुरानी जजमेंट आई इलाहाबाद में किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ में ये हो सकता है कि दिल्ली में उस चीज़ से हटकर कोई जजमेंट आ जाए, यानी जो हमारी जजमेंट है वो ओवरराइड कर सकती है कॉमन लॉ को, मगर वो कभी भी ओवरराइड नहीं करेगी स्टैट्यूट को। जो लॉ में लिखा है हम उसको कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन किसी प्रेसिडेंट को, किसी जजमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं अगर सर्कमस्टांसेस इस चीज़ की डिमांड कर रही होगी तो, ठीक है। आना अगला आ रहा है बेटा कि कैसे हम इन्फोर्स करेंगे लॉ को। तो लॉ को जितना बनाना जरूरी है बेटा, उससे ज़्यादा उसको इन्फोर्स करना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी बेटा एक एक्ट लगा हुआ था जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जब आप लॉकडाउन में अपने घर में थे तो पुलिसमैन जो भी कर रहे थे वो बेटा एक तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम कर रहे थे वो, और वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आपके ऊपर इन्फोर्स कर रहे थे कि भैया हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से आप किसी भी डिजास्टर में अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है बाहर नहीं निकल सकते तो नहीं निकल सकते, तो ठीक है। इसलिए हमने बोला कि बहुत सारी हमने मिनिस्ट्री बनाई है जो बेटा क्या करेगी, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे हमारे लॉ को इन्फोर्स करेगी, ठीक है। तो कह रहा है फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स एंड द लॉ एंड जस्टिस। कुछ मिनिस्ट्री हम यहाँ पे उसमें से डिस्कस करेंगे। कह रहा है ए मिनिस्ट्री इज कंपोज ऑफ द एम्प्लॉय ऑफिसर नोन एज द सिविल सर्वेंट एंड द, इसमें कुछ ऑफिशियल होंगे पॉलिटिकली अकाउंट। जो मिनिस्ट्री होती है बेटा उसमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो सीधा अकाउंटेबल होते हैं हमारे मिनिस्टर को, और उनके नीचे और बाकी जूनियर काम करते हैं। तो मेजर मिनिस्ट्री आर हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो मेजर मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करते हैं, हु सिट्स इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, और जूनियर उन्हें सपोर्ट करा जाता है जूनियर मिनिस्टर के द्वारा, यानी मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट के होते हैं। जो सेंट्रल के मिनिस्टर है बेटा हम उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे, उनके द्वारा मेजर जो मिनिस्ट्री होती है हेड करी जाती है और उनको सपोर्ट करती है हमारी स्टेट के जितने भी जूनियर मिनिस्टर होते हैं। डन, आ जाइए। तो अब सम ऑफ द मिनिस्ट्री मेरे को आपको पढ़ानी है, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, खत्म करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्रालय, बेटा वन ऑफ द मिनिस्ट्री है हमारी कैबिनेट की, जिसको जो कंसर्न करती है इकोनॉमी ऑफ इंडिया के साथ, जिसको हम ट्रेजरी ऑफ इंडिया भी मानते हैं बेटा। ये कंसर्न करती है अपने साथ मतलब काम करती है टैक्सेशन का, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कैपिटल मार्केट का, सेंटर और स्टेट फाइनेंस का और यूनियन बजट का। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो है बेटा यूनियन बजट को प्रेजेंट करना। यहाँ पे देखना एक की पॉइंट लिखा है कि
बेटा सबसे ज़्यादा बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट करा है 10 बार, उनको उनको नाम मोरारजी देसाई जी के नाम से जाना जाता है। डन। तो ऐसे ही ये कुछ कुछ फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने उनके बाद उनसे कम टाइम्स में यूनियन बजट को प्रेजेंट करा है। आगे आ जाइए, अगले मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, बहुत इजी है सर। ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है इन सब सिविल सर्विसेज की। पहली सिविल सर्विसेज कौन सी है देखना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, सिविल अकाउंटेंट सर्विस एंड इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। तो ये सारी सिविल सर्विसेज हैं जिनको ये हेड करती है हमारी मिनिस्ट्री, यानी इनसे कंपोज होती है, इनसे बनती है, ये लोग इसमें अंडर इसके अंडर काम करते हैं। अब देखिए डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि भैया हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है, फिनांस की है। तो ये देखना किसका काम करेगी, पैसे का काम करेगी। रेवेन्यू आएगा यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू आएगा तो खर्चा भी करेंगे, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को, रेवेन्यू आया खर्चा करा तब भी पैसा बच गया तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक अकाउंट, पब्लिक असेट मैनेजमेंट है। डन। उसके बाद भी पैसा बच गया तो उधार देंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है। डन। उसके बाद बेटा हम पब्लिक इंटरप्राइजेस को देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है कि वहाँ पे कैसे कैसे पैसे लगाने हैं, एंड देन हम इकोनॉमिक अफेयर को भी संभालेंगे। तो ये सब ये 6 डिपार्टमेंट है जिनके साथ ये काम करती है। डन। अगली मिनिस्ट्री आ रही है बेटा हमारे साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, प्राइमरली कंसर्न करती है। आपने एमसीए का नाम तो सुना ही होगा मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 को ये एडमिनिस्टर करती है, 1956 को भी एडमिनिस्टर करती है, एलएलपी को भी एडमिनिस्टर करती है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को भी एडमिनिस्टर करती है। यानी ये इन सबको हेड करती है, जितने भी काम होते हैं कंपनी के, एलएलपी के, इंसॉल्वेंसी के, ये सब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होते हैं। देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन एंटरप्राइजेज इन द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर। तो ये रेगुलेशन बनाती है इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए जो किसमें है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मिनिस्ट्री आर मोस्टली रन बाय द सिविल सर्वेंट, जिसको आईसीएलएस बोला जाता है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के ये पर्सन होते हैं जो ये सिविल सर्वेंट है। यहाँ पे इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज के पर्सन होते हैं। ये यहाँ पे भी एक स्कोप है सीए का, बाद में आप इसमें जा सकते हैं। कह रहा है दीज ऑफिसर आर इलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कह रहा है द हाईएस्ट पोस्ट जो होती है इसमें ये होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट पोस्ट मिल सकती है फ्यूचर में जाके, जिसका विच इज फिक्स एज द एपेक्स स्केल फॉर द आईसीएलएस। तो अगर आप आईसीएलएस निकालोगे और आईसीएलएस में आप प्रमोट होकर जाओगे तो ये डायरेक्ट स्केल, मतलब ये हाईएस्ट स्केल है जहाँ पे आप पोस्ट होकर बन सकते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बेटा इनको हेड करता है। आगे आइएगा, अगली मिनिस्ट्री आ रही है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को, अच्छा ये इस मिनिस्ट्री को हमारे कौन हेड कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमारी मैम निर्मला सीतारमन, है ना। गृह मंत्रालय को कौन हेड कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, बड़े भैया हैं ये, तो मोटा भाई है हमारे। डन, आपको पता ही है, तो मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता ही है। हम आगे चलते हैं। द मिनिस्ट्री, ये भी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि बेटा ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हमारे देश में लड़ाई झगड़े ना हो, शांति बनी रहे, बाहर से कोई हमारा लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये काम करते हैं इसके लिए कि कोई भी लड़ाई झगड़े ना रहे, ठीक है। देखिएगा डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, यहाँ से आपको डिपार्टमेंट से ही पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन आता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ, अभी अभी नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये भी डिपार्टमेंट हमें अभी होम मिनिस्ट्री को दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट आता है, बाहर से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे हमारे यहाँ आके, तो ये भी मेक श्योर करना मोटा भाई का काम है। अगला आ जाइए, अगली जो मिनिस्ट्री आ रही है वो लॉ एंड जस्टिस की आ रही है। लॉ एंड जस्टिस आइएगा, लॉ एंड जस्टिस की आ रही है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है देखना, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो डील करती है मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यानी ये लीगल अफेयर्स देखती है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी करती है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी का मतलब है लीगल अफेयर्स के थ्रू ये बताती है हमारी गवर्नमेंट को कि भैया कहाँ कहाँ पे जरूरत है, कहाँ कहाँ पे ड्राफ्टिंग में दिक्कत है, तो ड्राफ्टिंग में भी यह हेल्प करता है। एडमिनिस्टर करती है चीफ जस्टिस का इन द इंडिया, यानी चीफ जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो लीगल अफेयर्स काम करता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी करते हैं लीगल अफेयर्स के थ्रू। तो ये सारे काम हमारी ये लीगल अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे भी काम करता है मेरे दोस्त। और देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर आ रहा है,
लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आ रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आ रहा है। इतना काफ़ी है, आप इतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। और हाँ, ये सारे पॉइंट अगर आप स्टडी मैट से भी देख रहे हैं मेरी वीडियो के साथ साथ तो आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्टडी मैट ही है जो कंसाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। आइए द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। सर ये भी रेगुलेटरी बॉडी है, किसका? आपने हर्षद मेहता का तो नाम सुना ही होगा, स्कैम 1992। स्कैम 1992 आपने देखा होगा। तो भैया ये जो हमारी सेबी है इसको इस्टाब्लिश 1992 में ही करा गया था, जब वो स्कैम की प्लानिंग चल रही थी और हो गया था। उसके बाद हमने इसको इस्टाब्लिश कर दिया। देखिए 30 जनवरी 1992 में, और थ्रू द सेबी एक्ट 1992 से हमने इस बॉडी को इस्टाब्लिश करा, जिसका काम है रेगुलेट करना सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करती है। आइए अगला क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा है। बिजनेस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है? दिस इज द सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सर इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। सर ये ओनरशिप में आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉल करती है। सर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोल एंड इशू ऑफ मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ रुपीज, यानी ये पैसे की सप्लाई को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, इशू करता है ना। तो ये सारे काम पैसे से रिलेटेड करता है। इट ऑल्सो मैनेज द कंट्री मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर कंट्री का जो मेन पेमेंट सिस्टम है, जो आप यूपीआई करते होगे तो तब भी आता है, जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जब आप यूपीआई करते हैं तो बेटा ये एनपीसीआई लिखा आता है, इसको भी हेड आरबीआई ने इस्टेब्लिश करा है। और ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसमें रेगुलेट करा जाता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर। ठीक है। भारतीय देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के थ्रू ये अपने आरबीआई नोट छापता है, प्रिंट और मिंट करते हैं नोट का, यहाँ के नोट छापते हैं और नोट की रक्षा करते हैं, यानी देखभाल करते हैं। और ये जो सुन्नत 2 हमारी नोट छापने की जो लोकेशन है, यानी जहाँ पे हम हमारा आरबीआई नोट छापता है, वो नासिक है और देवस है सेंट्रल इंडिया के अंदर। नासिक है हमारा वेस्टर्न इंडिया के अंदर। यहाँ हमने 2 प्रिंट मीडिया लगाई, अपना प्रिंट लगाया हुआ है आरबीआई का, जहाँ पे नोटों की छपाई छपाछप चलती है। आइएगा, कह रहा है हम रिस्पॉन्सिबल है डिपॉजिट और गारंटी देने के लिए। आपको पता है कि अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो 1 लाख तक की गारंटी हमारा आरबीआई देता है। तो उस गारंटी के लिए इन्होंने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया है, जो आरबीआई ने स्टैब्लिश करा है, जिससे आपको 1 लाख तक की गारंटी मिलती है आपके अगर सेविंग अकाउंट में पैसा मिला है। और इंश्योरेंस का भी ये गारंटी देता है जो इंश्योरेंस के डिपॉजिट होते हैं। अगला आ जाइए, अगला बेटा पॉइंट आ रहा है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि बेटा इंसॉल्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारे इंडिया के अंदर। विजय माल्या को तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से। ठीक है। तो उससे क्या होता था, बहुत सारे लोग अपना जो पैसा है वो उधार ले लेके अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लेते थे, तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसके लिए एक अलग से बॉडी बना दी जिसको बोला हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेटा रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इन इंडिया। इन सबको ये रेगुलेट करता है, यानी जितने भी सेटलमेंट के जो भी होते हैं ऐसे केसेस में, इंसॉल्वेंसी के केस में जो भी सेटलमेंट वगैरह होते हैं वो आईपी वगैरह कराते हैं और आईपी इसके द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2016 में एंड गिविंग द स्टैट्यूटरी पावर इन थ्रू द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड विच पास बाय द लोकसभा इन द 5 मई 2016 को इसको पावर मिल गई लोकसभा से। आगे आइएगा, इट कवर द इंडिविजुअल एंड द कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन। देखिए जैसा मैंने बताया कि भैया बहुत सारे केसेस आते थे, हम ठीक से स्ट्रेस असेट के ऊपर काम नहीं कर पाते थे, तो अब आईबीसी आने के बाद हम स्ट्रेस असेट पे और इस बोर्ड के बनने के बाद स्ट्रेस असेट पे ठीक से काम कर पा रहे हैं। इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। तो ये तो भैया एक्ट इसलिए आया है तो ये तो सिंप्लीफाई करेगा। इट हैंडल द केसेस वेयर द 2 ट्रिब्यूनल, यहाँ पे 2 ट्रिब्यूनल के थ्रू केस हैंडल करे जाते हैं, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। आगे आइएगा, कैसा हमारा बेटा जुडिशियल सिस्टम है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जल्दी से खत्म हो रहा है। जुडिशियल सिस्टम क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बेटा डिस्प्यूट होता है यहाँ पे बिटवीन द सिटीजन एंड बिटवीन द गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया के अंदर बेटा डिस्प्यूट कहीं पे भी हो सकता है, तो हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो रिजॉल्व करा जाएगा किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। देखना फंक्शन क्या होते हैं जुडिशरी के बेटा, कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन ऑफ द जुडिशरी बताओ। तो ये 3 फंक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड कोड, यानी जितने भी एक्ट बने, जितने भी रूल रेगुलेशन बने हैं उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, प्रमोट करते हैं फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ द लैंड, यानी फेयरनेस प्रमोट करते हैं। अगर किसी की पिटाई विटाई हुई है तो ये सजा देते हैं और फेयरनेस का वादा करते हैं। हिराकी देखना इसकी किस तरह से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है काम करता है। सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसके नीचे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगा। तो ये सुपीरियर है, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये। सुप्रीम कोर्ट बेटा इंडिया में कितने हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पूछ के आपसे।
आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है अगर इसके द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट बेटा स्टेट लेवल के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे अभी मैं पढ़ाऊंगा कितने हाई कोर्ट है ना। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और देन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जल्दी जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं, देन खत्म करते हैं इस लेक्चर को और फिर हम अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे इसी स्पीड में। आइएगा, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या है, आइएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है बेटा 26 जनवरी 1950 में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 126। तो जो इसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को वो सीजीआई होते हैं। आज की डेट में कौन है हमारे, आज की डेट में कौन है हमारे सीजीआई बताइएगा? धनंजय जी चंद्रचूड़ साहब, है ना, आपको पता होगा, आप पढ़ लेना, डीवाई चंद्रचूड़ है हमारे सीजीआई, है ना। अब देखिएगा सी पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल बेंच जो होती है सुप्रीम कोर्ट की बेटा पहले 7 मेंबर होते थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे मेंबर बढ़ा के 34 कर दिए गए हैं इंक्लूडिंग द सीजीआई। और कह रहा है एन इंडिविजुअल कैन सीक द रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सहायता चाहिए तो आप जाके वहां पे रिट पिटीशन डाल सकते हैं डायरेक्टली। आगे आइए बेटा, इसी तरह से बेटा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कैसे काम करता है हमारा, कह रहा है आर्टिकल 214 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का कि हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि हर स्टेट में बेटा एक हाई कोर्ट हम बनाएंगे मैक्सिमम, मतलब कोशिश करेंगे कि हर स्टेट में बना दे, लेकिन अभी भी ऐसा है कि कई जगह हमारा सिंगल हाई कोर्ट ही डील कर रहा है। 6 स्टेट को, ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ पे सिंगल हाई कोर्ट ही डील कर रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है हाई कोर्ट आर द अपीलेंट एंड द ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड द सुपीरियर। सुनिएगा, ये बोला गया कि इनकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, अपीलेट जुरिडिक्शन भी है और सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। ओरिजिनल बोले तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाके कोई केस कर सकते हैं, उस केस के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन बन जाएगी। अपीलेट का मतलब अगर आप सुनना, अगर आप लोअर अथॉरिटी से परेशान हो, यहाँ से अगर आप परेशान हो, अगर आप यहाँ से परेशान हो मेरे भाई, तो आप यहाँ जा सकते हो, तो उस केस में अपीलेट जुरिडिक्शन हो जाएगा, है ना। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, अगर लोअर कोर्ट कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पे हमारा हाई कोर्ट भी डायरेक्शन दे सकता है, तो वो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया। आगे आइएगा, आर्टिकल 227 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर। ये लिमिट करता है हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर कि भैया आप एक हद तक ही किसी लोअर कोर्ट में क्या कर सकते हो, इंटरफेरेंस कर सकते हो। आइएगा, कह रहा है इन इंडिया देयर आर द 25 हाई कोर्ट, 1 ऑफ ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड 1 ऑफ ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, छोड़ देना इसको। 1 ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग हाई कोर्ट है, लेकिन 6 स्टेट शेयर ए सिंगल हाई कोर्ट। ठीक है, एन इंडिविजुअल सीक द रेमडी। अगर आपको यहाँ पे भी रेमडी लेनी है तो वहाँ पे भी जाके आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुनना, हमारा बेटा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहाँ पे था, हमारा जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट था वो कलकत्ता में था, जो स्टैब्लिश हुआ था 1862 में। उसके बाद आ जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा 2 तरह के कोर्ट होते हैं, ये हाई कोर्ट से लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्रिमिनल मैटर में डील करना है तो यहाँ पे सेशन जज होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन माना जाता है, यानी सेशन जज वहाँ पे डील करेंगे। और अगर सिविल मैटर है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज डील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सुनना, एक सिविल जज की पावर कितनी होती है, सिर्फ पेक्यूनरी जुरिडिक्शन में इनकी पावर है कि वो 2 करोड़ से ज़्यादा के केसेस नहीं देख सकते। ठीक है, उस केस में फिर आपको सेशन जज के पास जाना पड़ेगा। आइए, जुरिडिक्शन मींस द पावर टू कंट्रोल कोर्ट गेट द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड बाय देम। तो यहाँ पे जो जुरिडिक्शन डिसाइड होती है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग फॉल कर रहे हैं और कौन कौन सा एरिया वहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आता है बेटा इससे भी छोटा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये बेटा स्पेसिफिक टाइप के कोर्ट है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होती हैं बेटा, इनकी पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होती है, यानी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पावर उनके बराबर की पावर यहाँ होती है, हैज़ द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो मजिस्ट्रेट की पावर जो होती है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर होती है। इसके साथ बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया और आपके 5 मार्क तक, आपके 5 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो गए अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे फुल मार्क का पूछेगा। ठीक है, ऐसी मोर वीडियो के लिए बेटा हम मिलते रहेंगे और रिवीजन आप करते रहिए। हम जल्दी से और भी बाकी के एक्ट डाल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल पे जाइए। पी आनंद अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, आप डाल के सर्च करेंगे और जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ स्टे ट्यून रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।